नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे थे क्या मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन और उसके अंतर्गत हम जो पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे मालवा। और मालवा को हमने देखा कि 4 उप प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है मालवा को। उसकी जो 3 प्राकृतिक प्रदेश हैं उनकी चर्चा हम कर चुके हैं मालवा की। आज हम जो चर्चा करना चाहते हैं वो हम चर्चा करना चाहते हैं मालवा के दक्षिणी पठारी प्रदेश की, जिसको कहा जाता है निमाड़ की समतल भूमि। ठीक है, तो हम नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन और उसमें हम मालवा को पढ़ रहे थे। मालवा की पिछली वीडियोस में हमने देखा कि पूरे मालवा को 4 प्राकृतिक उप प्रदेशों में विभाजित किया गया है और उनके 3 उप प्राकृतिक प्रदेशों की चर्चा हम कर चुके हैं। आज हम जो चर्चा करना चाहते हैं वो हम चर्चा करना चाहते हैं मालवा के दक्षिणी पठारी प्रदेश की, जिस नाम से जाना जाता है वो नाम है निमाड़ की समतल भूमि। तो निमाड़ की समतल भूमि कहें या फिर दक्षिणी मालवा पठारी प्रदेश कहें, बात एक ही है। ये सवाल भी बन सकता है कि दक्षिणी मालवा पठार को किस नाम से जाना जाता है, तो हम कहेंगे निमाड़ की समतल भूमि। तो शुरुआत करते हैं हम निमाड़ की समतल भूमि की बिना किसी वक्त को गवाए। तो देखो यहाँ पर हमने हेडिंग डाल रखी है निमाड़ की समतल भूमि। सबसे पहले जो करते हैं वही करेंगे, हम इसको ये देखेंगे कि इसकी लोकेशन क्या है। अगर हम वर्तमान में मध्य प्रदेश का नक्शा उठाते हैं, मध्य प्रदेश का मैप उठाते हैं, तो कितना भूखंड है जो निमाड़ भूमि के अंतर्गत आता है। तो देखो जरा, ये हमने खाली सा एक नक्शा बनाया है, लगभग ऐसा है निमाड़ प्रदेश। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको देखते हैं कि निमाड़ हमें दिखेगा कहाँ। तो देखो, ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये नदी है नर्मदा। ये कौन सी नदी है? नर्मदा। और जो आप नीचे देख रहे हैं ये वाली, ये नदी है ताप्ती। ये कौन सी नदी है? ताप्ती। तो कहने का मतलब ये है कि अभी पहले स्तर पर हम ये देखेंगे कि निमाड़ जो है वो नर्मदा और ताप्ती इन दोनों नदियों के बीच में है। सबसे पहली बात, नर्मदा और ताप्ती इन दो नदी घाटी के बीच में है क्या? निमाड़ प्रदेश। दूसरी बात जो हम देखें वो हम ये देखेंगे, एक प्राकृतिक प्रदेश और है और उसका नाम है सतपुड़ा मेकल श्रेणी। क्या नाम है? सतपुड़ा मेकल श्रेणी। सतपुड़ा मेकल श्रेणी। अब देखो, ये जो सतपुड़ा मेकल श्रेणी है, ये सतपुड़ा मेकल श्रेणी भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें इसको समझना है तो हमें सतपुड़ा मेकल श्रेणी को थोड़ा सा हम इसको टच करेंगे, देखेंगे। जो सतपुड़ा मेकल श्रेणी है, इस सतपुड़ा मेकल श्रेणी में से मेकल को हम यहाँ पर नहीं लेंगे क्योंकि मेकल इधर है, हम केवल सतपुड़ा लेंगे। तो जो हम सतपुड़ा लेंगे, इस सतपुड़ा को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक सतपुड़ा को तो बोला जाता है राजपीपला श्रेणी। क्या बोला जाता है? राजपीपला श्रेणी। और एक को बोला जाता है महादेव श्रेणी। क्या बोला जाता है? महादेव श्रेणी। तो जो राजपीपला और महादेव श्रेणी है, ये श्रेणियां सतपुड़ा की बात कर रहा हूं मैं, इसमें ध्यान से सुन लेना। मेकल श्रेणी को साथ में नहीं ले रहा हूं, मैं केवल सतपुड़ा की बात कर रहा हूं। तो सतपुड़ा की बात करेंगे तो एक सतपुड़ा को जाना जाता है राजपीपला पर्वत श्रेणी के नाम से और एक को जाना जाता है महादेव पर्वत श्रेणी के नाम से। क्लियर है? अब देखो अगली बात, अगला ये कि जो राजपीपला पर्वत श्रेणी है, ये जो राजपीपला पर्वत श्रेणी है, ये है पश्चिमी सतपुड़ा। और ये जो आप देख रहे हैं महादेव पर्वत श्रेणी, ये है पूर्वी सतपुड़ा। ये है क्या? पूर्वी सतपुड़ा। अब मेरी बात को एक बार सुन लेना बड़े इत्मीनान से। जब हम सतपुड़ा मेकल श्रेणी दोनों को साथ में लेंगे तो वो 3 भागों में विभाजित है। एक पूर्वी सतपुड़ा मेकल श्रेणी, एक पश्चिमी सतपुड़ा मेकल श्रेणी और एक मध्य सतपुड़ा मेकल श्रेणी। जो मध्य सतपुड़ा मेकल श्रेणी है उसको हम कहते हैं महादेव श्रेणी, लेकिन हम इसमें मेकल साथ में ले ही नहीं रहे हैं, हम इसमें केवल सतपुड़ा ले रहे हैं। तो जो पश्चिमी सतपुड़ा है उसको कहेंगे राजपीपला और जो पूर्वी सतपुड़ा है उसको कहेंगे क्या? महादेव श्रेणी। अब जो पश्चिमी सतपुड़ा है, ये पश्चिमी सतपुड़ा यानी जो राजपीपला है, ये गुजरात से शुरू होता है और मध्य प्रदेश के बुरहानपुर तक है। मध्य प्रदेश के कहां तक है? बुरहानपुर तक। तो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर तक विस्तृत है राजपीपला पर्वत श्रेणी। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो हम निमाड़ देखते हैं, ये निमाड़ पश्चिमी सतपुड़ा के अंदर राजपीपला पर्वत श्रेणी जो है, जो विस्तृत है बुरहानपुर तक, ये है बुरहानपुर। तो यहां तक है इस तरफ वाला बेल्ट काय का? निमाड़ का। ये दूसरा स्तर हमने देखा निमाड़ की भूमि को देखने का, समझने का। ये दूसरा स्तर है कि हम ये कहेंगे कि नर्मदा नदी के दक्षिण में, ताप्ती के उत्तर में और जो पश्चिमी सतपुड़ा की राजपीपला पर्वत श्रेणी है बुरहानपुर तक विस्तृत है क्या? निमाड़ प्रदेश। क्लियर? अब अगली बात हम ये देखते हैं कि इसका पूरा जो अध्ययन हम करेंगे,
किसका? पूरे निमाड़ प्रदेश का। ये अध्ययन तो करेंगे हम किसमें? सतपुड़ा मेकल श्रेणी में। ये अध्ययन तो हम किसमें करेंगे? सतपुड़ा मेकल श्रेणी में। लेकिन अभी मालवा में, जिसको हमने निमाड़ की समतल भूमि कहा है, उसके अंतर्गत हम ये चर्चा करना चाहते हैं कि उस समय का जो निमाड़ था, या दक्षिणी जो पठारी प्रदेश है मालवा का, जिसको निमाड़ की समतल भूमि कहते हैं, उसमें कौन कौन से स्थान, कौन कौन से स्थल, कौन कौन से नगर शामिल हैं। तो हम केवल उन्हीं नगरों की, उन्हीं शहरों की चर्चा करेंगे जो हमें दक्षिणी पठारी मालवा प्रदेश में पढ़ना है, यानी निमाड़ की समतल भूमि में पढ़ना है। पूरा इसमें हम चारों के चार जो जिले आएंगे उन्हें हम काय में पढ़ेंगे? सतपुड़ा मेकल श्रेणी में। ठीक है, तो अभी हम केवल उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो मालवा की दृष्टि से जरूरी है। ठीक है, तो दूसरा स्तर क्या है? दूसरा स्तर ये है कि ये पश्चिमी मालवा में है, और पश्चिमी मालवा में राजपीपला में है, तो इतना बेल्ट कहलाता है क्या? निमाड़। ठीक, अब देखो तीसरा स्तर देखते हैं। तीसरा स्तर कौन सा? अब हम इसको मध्य प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयों के आधार पर देखते हैं कि मध्य प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयों में इसने मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं जो इस निमाड़ के अंतर्गत आते हैं। तो देखो, एक तो हमने लिख रखा है बुरहानपुर, और इसी के अंतर्गत आता है क्या? खंडवा। इसी के अंतर्गत क्या आता है? खंडवा। इसी के अंतर्गत आता है क्या? खरगोन। इसी के अंतर्गत क्या आता है? खरगोन। और इसी के अंतर्गत आता है बड़वानी। इसी के अंतर्गत क्या आता है? बड़वानी। तो कहने का मतलब ये कि आज हम जो चार जिले देखते हैं, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन और बड़वानी, ये चारों जिले संपूर्ण निमाड़ हैं। ये चारों जिले संपूर्ण क्या है? निमाड़ हैं। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि इन सबका अध्ययन हम सतपुड़ा मेकल श्रेणी में करेंगे। अभी केवल उन्हीं बिंदुओं की, उन्हीं शहरों की, उन्हीं नगरों की बात करेंगे जो हमें यहाँ पर जरूरी हैं। ठीक है, तो देखो ये जो चारों हैं, ये चारों मध्य प्रदेश के जिस संभाग के जिले हैं वो संभाग है इंदौर। तो कहने का मतलब ये है कि जो अभी निमाड़ प्रदेश है, ये निमाड़ प्रदेश इंदौर संभाग के अंतर्गत आने वाले 8 जिलों में से 4 जिले ऐसे हैं जो निमाड़ में आते हैं, और वो सारा का सारा निमाड़ जो हम सुनते हैं वो इन 4 जिलों को मिलकर बना है, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन और बड़वानी। और फिलहाल किसमें है? तो हम कहेंगे फिलहाल ये इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है निमाड़ प्रदेश। क्लियर? तो ये आप इस निमाड़ से परिचित हुए, रूबरू हुए कि निमाड़ क्या है। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं इस शब्द की कि जो शब्द है निमाड़, ये शब्द आया कहां से? ये शब्द आया कहां से? अब हम इसकी चर्चा करते हैं। तो देखो, निमाड़ के बारे में, निमाड़ जो बना है वो निमार्य से बना है। निमाड़ जो बना है वो कौन से शब्द से बना है? निमार्य से। और ये जो निमार्य है ये बना है किससे? निमार से। ये किससे बना है? निमार से। कहने का मतलब कि आज हम जो निमाड़ पढ़ रहे हैं, इसको पहले निमार कहा जाता था, और जो निमार है उसको पहले निमार्य कहा जाता था। इतना क्लियर है? अब मैंने कहा हम शब्द की उत्पत्ति पे देख रहे हैं कि इसको निमाड़ क्यों कहा जाता है। और अब सवाल उठता है कि निमार्य क्यों कहा जाता था? तो निमार्य कहे जाने का कारण क्या है? तो यहाँ पर रहते थे आर्य, ऐसा माना ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो ऐतिहासिक साक्ष्य ये बताते हैं कि यहाँ पर आर्य रहते थे, और ये भूखंड है जहां पर कौन रहते थे? अनार्य भी रहते थे। जहां पर कौन रहते थे? अनार्य भी रहते थे। तो यहाँ पर आर्य भी थे और अनार्य भी थे, इन दोनों की वो भूमि थी, इन दोनों की भूमि को मिलकर कहा जाता था निमार्य। ये विकृत होके बन गया निमाड़, और आज वर्तमान में जिस रूप में हम इसको जानते हैं, जिस नाम से पहचानते हैं, वो नाम है निमाड़। ठीक, तो ये हमने शब्दोत्पत्ति की बात की कि निमाड़ को निमाड़ क्यों कहा जाता है। इसके और भी कई कारण आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जो ऐतिहासिक पहलू है, जो इतिहास जिसकी गवाही देता है, वो ये है कि आर्य और अनार्यों की जो एक साथ रहने वाली भूमि थी उसको निमार्य कहा गया, और उसको आगे चल के निमाड़ और आज वर्तमान में निमाड़ के नाम से जाना जाता है। क्लियर? अब आगे चलते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इसकी ऐतिहासिकता क्या है। इसकी ऐतिहासिकता क्या है? तो देखो, इस पूरे निमाड़ के लिए हमें प्राचीन ग्रंथों में नाम मिलता है अनूप। क्या नाम मिलता है? अनूप। ठीक है, अनूप नाम मिलता है, और इसको कहा जाता है, ये जो उस समय जो जनपद थी उनमें इसको अनूप जनपद कहा जाता था। प्राचीन साक्ष्य के अनुसार जो निमाड़ है इसको अनूप जनपद कहा जाता था, और ये जो अनूप जनपद है इसके बारे में एक साक्ष्य मिलता है नासिक अभिलेख से। कहां से मिलता है? नासिक अभिलेख से। ठीक है, तो नासिक अभिलेख से एक साक्ष्य मिलता है, और ये जो नासिक अभिलेख है, ये नासिक अभिलेख किसका है? तो ये नासिक अभिलेख है गौतमी वल्लभी का। किसका है? गौतमी वल्लभी का। तो ये जो गौतमी वल्लभी का
नासिक अभिलेख है, ये अभिलेख ये बताता है कि जो अनूप है, ये अनूप जिसके अधिकार क्षेत्र में आता था, वो अधिकार क्षेत्र किसके में आता था, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी के अधिकार क्षेत्र में आता था। या हम ये कहें कि जो इसका प्राचीन नाम अनूप जनपद मिलता है, इस अनूप जनपद के बारे में नासिक अभिलेख जो कि गौतमी वल्लभी का है, वो ये बताता है कि ये अनूप जनपद गौतमी पुत्र सातकर्णी के काय के अंतर्गत आता था, साम्राज्य के अंतर्गत आने वाला भूभाग था। तो एक तो हमें इसका ये पहलू देखना है, और दूसरा पहलू ये है कि जब हम बौद्ध साहित्य को देखते हैं, किसको, बौद्ध साहित्य को, तो बौद्ध साहित्य दो बातें बताता है। बौद्ध साहित्य इसकी ये चर्चा करता है कि जो अनूप है और जो माहिष्मति है, जो अनूप है और जो माहिष्मति है, ये दोनों अनूप और माहिष्मति जिसके अंग थे, वो जनपद थी अवंती। वो जनपद कौन सी थी, अवंती। अवंती के बारे में हमने उज्जैन की वीडियो में थोड़ा सा चर्चा की है इसकी, हालांकि हम इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं कि मैं उसमें और ज्यादा डेप्थ में जाऊं। जितना मुझे लग रहा है कि इतना जरूरी है, मैं केवल उतने ही इतिहास को उठा के देख रहा हूं, पहलू को, जितना आपको समझने के लिए आवश्यक है और पर्याप्त है। ये जो अवंती है, इस अवंती के बारे में हमने पढ़ा है कि अवंती 16 जनपदों में से एक जनपद थी, और इस अवंती की उत्तरी अवंती की जो शाखा थी, जो राजधानी थी, वो उज्जैनी थी, और दक्षिणी की जो शाखा थी वो कौन सी थी, राजधानी थी, वो कौन सी थी, माहिष्मति। तो कहने का मतलब ये कि बौद्ध साहित्य ये कहते हैं कि अनूप और माहिष्मति अवंती के क्या थे, अंग थे। ये बौद्ध साहित्य कहते हैं। क्लियर है? इसका मतलब ये स्पष्ट हो गया है कि आज का जो निमाड़ है वो महाजनपद काल का अनूप जनपद था, और जो अनूप जनपद है ये अवंती का क्या था, अंग था। और इसके साक्ष्य कौन देते हैं, बौद्ध साहित्य देते हैं। और ये दोनों जो अनूप और माहिष्मति हैं, ये दोनों के दोनों अवंती साम्राज्य के अंग हैं। ऐसी जानकारी हमें ऐतिहासिक साक्ष्यों से प्राप्त होती है। ठीक, तो ये हुई इसकी थोड़ी सी ऐतिहासिकता जो हमें जान लेना चाहिए। आगे देखते हैं, अब आगे क्या है। तो देखो यहां पर हमें ये स्पष्ट हो गया है कि ये जो माहिष्मति है और अनूप है, ये कहीं ना कहीं अवंती जनपद से क्या रखते हैं, संबंध रखते हैं। तो ये हमने इसके ऐतिहासिक पहलू को देख लिया। अब हम जो आगे चर्चा करना चाहते हैं, वो हम आगे ये चर्चा करना चाहते हैं कि जिस समय अंग्रेज भारत में थे, जिस समय भारत में राजनीतिक गतिविधियां अपने चरमोत्कर्ष पर थी, उस समय निमाड़ की स्थिति क्या थी। तो देखो, जब हम अंग्रेजों के टाइम पीरियड की बात करते हैं तो 1864 में, तो देखो हम अंग्रेजों के टाइम पीरियड में जा रहे हैं। हम 1864 से लेके 1956 तक, 1864 से लेके 1956 तक इस पूरे के पूरे प्रदेश को जिस नाम से जाना जाता था अंग्रेजों के टाइम पे, वो था निमाड़ प्रदेश। वो क्या था, निमाड़ प्रदेश। ठीक है, तो वो निमाड़ प्रदेश था। ये जो निमाड़ प्रदेश है, ये निमाड़ प्रदेश 1864 से लेके 1956 तक। अब आपको मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा। आपने मध्य प्रदेश के प्रारंभिक गठन के बारे में चर्चा की होगी, या वीडियोस में देखा होगा, या किसी अन्य टीचर से या कहीं वीडियो पे आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश जिस समय गठित हुआ था प्रारंभ में आजादी के बाद, उस समय मध्य प्रदेश को 3 A, B, C भागों में विभाजित किया गया था। और जो भाग ए था, उस भाग ए के अंदर उस भाग को सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार कहा जाता था। और जो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार था, इस बरार के अंदर विदर्भ क्षेत्र शामिल था, विदर्भ क्षेत्र शामिल था, और महाकौशल शामिल था। उसी महाकौशल का अंग था ये निमाड़ प्रदेश। उसी महाकौशल का अंग था ये निमाड़ प्रदेश। यानी 1 नवंबर 1956 तक ये जिस प्रदेश के अंतर्गत आता था, तो हम कहेंगे किसके, महाकौशल के अंतर्गत। और मध्य प्रदेश के जिस भाग के अंतर्गत आता था वो भाग था ए, वो भाग था ए। क्लियर है यहां तक? तो ये बात हो गई 1956 तक की। अब क्या होता है, अब आगे ये होता है कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का जिस समय गठन किया जाता है, उस समय इस पूरी की पूरी भूमि को 2 भागों में क्या कर दिया जाता है, विभाजित कर दिया जाता है। तो देखो ये हमने 2 भागों में विभाजित कर दिया। अब ये जो पूरा निमाड़ था, ये वाला डायरेक्शन कहलाएगा पूर्वी निमाड़, और ये कहलाएगा पश्चिमी निमाड़। तो हम कहेंगे कि ये पूर्वी निमाड़ और ये पश्चिमी निमाड़ में के रूप में 1 नवंबर 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ, उस समय इस पूरे निमाड़ को पूर्वी निमाड़ और पश्चिमी निमाड़ में विभाजित कर दिया। और पूर्वी निमाड़ के रूप में जो उभरकर सामने आया वो जिला था खंडवा। और 1 नवंबर 1956 को पश्चिमी निमाड़ के रूप में जो जिला उभरकर आया उसका नाम था खरगोन। उसका नाम क्या था, खरगोन। क्लियर है? तो उसका नाम था क्या, खरगोन। ये बात कब की है, 1 नवंबर 1956 की।
अब 1 नवंबर 1956 के बाद ये होता है कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में जिलों का गठन होता रहा है, तो सिंहदेव आयोग और बीपी दुबे आयोग पर आप थोड़ा सा जाएंगे, प्रकाश डालेंगे तो देखेंगे कि वहां पे 10 + 6 = 16 जिलों का क्या किया गया था, गठन किया गया था। उन 16 जिलों में से एक जिला इस खरगोन के अंदर से भी बनाया गया था, और वो जिला था कौन सा, बड़वानी। मैं यहां से ऐसे किए देता हूं, तो ये जिला था कौन सा, बड़वानी। ये कौन सा जिला था, बड़वानी। और ये जिला कब बना, तो ये जिला बना 25 मई 1998 को। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 1 नवंबर 1956 को पूरे निमाड़ को खंडवा खरगोन 2 भागों में विभाजित किया। खंडवा का मतलब पूर्वी क्या था, निमाड़ था, और खरगोन का मतलब पश्चिमी निमाड़ था। लेकिन 25 मई 1998 को इस खरगोन को विभाजित करके जिला बना दिया गया बड़वानी। तो इसका मतलब अब निमाड़ का विभाजन हो गया। इसके बाद अगर देखा जाए तो फिर हमने देखा है कि हमारे मध्य प्रदेश में 2003 में 3 जिलों का गठन और किया गया था। एक तो बनाया गया था गुना से अशोकनगर, एक बनाया गया था शहडोल से अनूपपुर, और एक जो बनाया गया वो बनाया गया खंडवा से बुरहानपुर। खंडवा से क्या बनाया गया, बुरहानपुर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसका गठन किया गया 2003 में। 15 अगस्त 2003 को खंडवा को विभाजित करके बना दिया गया बुरहानपुर। तो जो हमने पहले देखा है कि जो बुरहानपुर है, खंडवा है, खरगोन है, बड़वानी है, ये आज आप देख रहे हैं ये किस तरीके से विभाजित हुए। तो ये हमने एक परिचय ले लिया निमाड़ प्रदेश का कि किस तरीके से निमाड़ हमारे पास आया है। हमने इसके ऐतिहासिक पहलुओं को भी देखा है, हमने अंग्रेजों के टाइम पे भी देखा है, और इसको मध्य प्रदेश के गठन के समय भी देखा है, और फिर इसके विभाजन को भी हमने देख लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि निमाड़ प्रदेश किस तरीके से विभाजित हुआ है। आज वर्तमान में जो हम ये 4 जिले देखते हैं, ये चारों के 4 जिले इंदौर संभाग के अंतर्गत आते हैं, और इंदौर जो है वो मालवा प्रदेश के अंतर्गत आने वाला क्या है, संभाग है। और इस पूरे के पूरे निमाड़ प्रदेश में कितने जिले हैं, इस फिलहाल 4। फिलहाल कितने जिले हैं, 4। क्लियर। अब देखो, अब हम ये देखते हैं कि ये जो पूरा का पूरा निमाड़ प्रदेश है, इस निमाड़ प्रदेश में हम जिस निमाड़ प्रदेश की चर्चा करना चाहते हैं वो हम चर्चा करना चाहते हैं दक्षिणी पठारी मालवा की। अब दक्षिणी पठारी मालवा के अंदर देखो क्या क्या शामिल था, ये तो मैंने आपको परिचय करा दिया है पूरी निमाड़ भूमि का। अब हम चर्चा उस बात पे कर रहे हैं जिसको लेके ये वीडियो बन रही है। क्लियर। तो देखो जरा, सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, बाग। मैं यहाँ जिला भी लिख सकता था लेकिन मैंने बाग लिखा है। यहाँ पर मैंने लिखा है क्या, नेमावर। यहाँ पर लिखा है इंदौर, यहाँ पर लिखा है हरदा, और यहाँ पर लिखा है बैतूल। कहने का मतलब ये कि बैतूल, हरदा, नेमावर, इंदौर और बाग ये इसके पड़ोसी जिले हैं जो मध्य प्रदेश के ही हैं। और दक्षिण में इसकी सीमा जिस राज्य से लग रही है वो है महाराष्ट्र। वो है क्या, महाराष्ट्र। तो उस समय का निमाड़, या हम ये कहें कि इस निमाड़ की समतल भूमि जिन नगरों से मिलकर बनती है वो नगर कौन कौन से हैं, तो वो एक नगर है कौन सा, बाग, एक नगर है कौन सा, नेमावर, और इस खंडवा के अंदर एक नगर है कौन सा, ओमकारेश्वर। कौन सा है, ओमकारेश्वर। और इसी के अंतर्गत एक जिला है एक है कौन सा नगर, मानदाता। कौन सा नगर है, मानदाता। क्लियर। अब अगर हम खरगोन के अंदर देखें तो खरगोन के अंदर यहां पर है क्या, ऊन। ठीक है, क्या है, ऊन। और इसी के अंदर खरगोन के अंदर है महेश्वर। खरगोन के अंदर क्या है, महेश्वर। यानी उस समय का, यानी हम जो दक्षिणी समतल भूमि की या दक्षिणी पठारी मालवा प्रदेश की बात कर रहे हैं, निमाड़ की समतल भूमि की बात कर रहे हैं, इसके अंतर्गत आने वाले जो नगर हैं, जो शहर हैं, वो है बाग, वो है ऊन, वो है महेश्वर, वो है ओमकारेश्वर, वो है मानदाता। क्लियर। इनको मिलके बनती है निमाड़ की समतल भूमि या मालवा का दक्षिणी पठारी प्रदेश। ठीक है। तो हम जिन पे चर्चा करेंगे वो ऊन होगा, वो महेश्वर होगा, वो ओमकारेश्वर होगा, और वो मानदाता होगा। इसके अलावा हम इसकी जो विस्तार से चर्चा करेंगे वो सतपुड़ा मेकल श्रेणी के अंतर्गत करेंगे। क्लियर है। आगे चलते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मैंने यहाँ पर बाग लिखा है। आज जो बाग है, इस बाग की चर्चा हमने धार वाली वीडियो में कर ली है। ये बाग जो है ये धार जिले के अंतर्गत आने वाली तहसील है कुक्षी। उस कुक्षी तहसील के अंतर्गत है बाग, जो आता है किसमें, दक्षिणी पठारी मालवा में या निमाड़ की समतल भूमि में। लेकिन इसकी चर्चा हम कर चुके हैं तो अब नहीं करेंगे। ये है नेमावर। ये क्या है, नेमावर। नेमावर वर्तमान में देवास जिले के अंतर्गत आने वाली तहसील है खातेगांव। उस देवास जिले की खातेगांव तहसील का है क्या, नेमावर। इसकी चर्चा नहीं की है तो इसके बारे में ज्यादा बातें नहीं है, केवल 2 बातें हैं, आपको ध्यान से सुन लेना है। पहली बात ये कि जो नेमावर है, ये नेमावर इसलिए प्रसिद्ध है, एक तो कि ये
नर्मदा के मध्य में स्थित होने के कारण इसको नर्मदा का नाभि कुंड कहते हैं। नर्मदा का क्या कहते हैं? नाभि कुंड। एक तो ये इसलिए प्रसिद्ध है। पूछा जाए कि नर्मदा का नाभि कुंड किसको कहते हैं? नेमावर को कहते हैं। किसको कहते हैं? नेमावर को। और ये कहां पर है? तो हम कहेंगे देखो नर्मदा के तट पर है। दूसरी बात हम कहेंगे ये कहां है? तो ये देवास में है। देवास में भी कहां है? तो खातेगांव तहसील में है। और अगर पठारी प्रदेश पूछे तो दक्षिणी पठारी मालवा प्रदेश के अंतर्गत है। क्लियर? इस नेमावर में 3 जैन धर्म से संबंधित प्रतिमाएं मिली हैं, जिनमें भगवान शांतिनाथ की मूर्ति मिली है, जिसमें भगवान मुनिव्रतनाथ की मूर्ति मिली है, और भगवान आदित्यनाथ की क्या मिली है? मूर्ति मिली है। ये आपको याद रखना है नेमावर के बारे में। क्लियर है? इतना आप अभी नेमावर के बारे में जानिएगा। इसके बाद जब कभी देवास पे पहुंचेंगे तो विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है? तो नेमावर के बारे में इतना आपको याद रखना है। अब हम आते हैं किसके ऊपर? ऊन पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बात वही है कि ये देखेंगे कि ऊन नाम पड़ा कैसे, ऊन नाम कैसे पड़ा। ठीक है? लेकिन इससे पहले मैं इसको मिटाए देता हूं एक बार, फिर हम देखेंगे कि सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ऊन नाम के ऊपर। मैं इसको मिटाए देता हूं पहले। तो देखो जरा, हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि जो ऊन नाम है ना, ये ऊन नाम आया कहां से? ये ऊन का मतलब है ऊना। ऊन का मतलब क्या है? ऊना। अब देखो सवाल ये उठता है ऊना किसे? तो ऊना का मतलब होता है विषम। ऊना का मतलब कैसा होता है? विषम। यानी जो विषम है उसको कहा जाता है क्या? ऊना। और इसी ऊना धोके क्या बना? ऊन। अब यहां पर आपको एक बात याद रखना है कि ये ऊन नाम पड़ा कैसे, ऊना कैसे हुआ। तो देखो यहां पर एक मंदिर है और उस मंदिर का नाम है सिद्धेश्वर। उस मंदिर का नाम क्या है? सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। क्या नाम है? सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। ठीक? तो ये मंदिर कहाँ है? खरगोन में है, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। ये जो सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है, इस सिद्धेश्वर महादेव मंदिर से ताम्रपत्र मिले हैं। क्या मिले हैं? ताम्रपत्र। और ये जो ताम्रपत्र है, ये ताम्रपत्र किसका है? ये ताम्रपत्र है देवपाल का। अब सवाल उठता है कि देवपाल कौन है? तो देवपाल है परमार वंश के राजा। किस वंश के राजा? परमार वंश के राजा। तो परमार वंश के शासक देवपाल के ताम्रपत्र मिले हैं सिद्धेश्वर महादेव मंदिर से। और सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में मिले हुए ये जो ताम्रपत्र हैं, इनसे ये पता चलता है कि यहाँ पर यानी कहां पर? तो ऊन में शासन रहा लगभग 400 वर्ष तक। शासन रहा लगभग 400 वर्ष तक किनका? परमारों का। शासन रहा 400 वर्ष तक लगभग किनका? परमारों का। क्लियर? अब परमारों का यहाँ पर शासन रहा। अब एक परमार वंश के शासक थे, क्या नाम था? उदयादित्य। क्या नाम था? उदयादित्य। उदयादित्य के लड़के थे जिनका नाम था बल्लाल, राजा बल्लाल। और ये बल्लाल आप देखो जरा, ये जो राजा बल्लाल थे, राजा बल्लाल किसी बीमारी को लेकर परेशान थे और इनकी जो बीमारी थी उस बीमारी को सही होने के लिए इन्हें किसी ने उपचार बताया, वो उपचार इन्होंने किया। उस उपचार के चलते इन्होंने एक संकल्प लिया कि हम यहाँ पर 100 तालाबों का निर्माण करवाएंगे, हम यहाँ पर 100 बावड़ियां बनवाएंगे, हम यहाँ पर 100 मंदिरों का निर्माण करवाएंगे। इस तरीके का इन्होंने क्या लिया? संकल्प लिया। किन्होंने लिया? राजा बल्लाल ने। अब क्या होता है, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा होता है कि ये 100 बावड़ी और 100 तालाबों का निर्माण नहीं करवा पाते, मंदिरों का निर्माण 100 का नहीं करवा पाते, तो ये केवल 99 का क्या करवा पाते हैं? निर्माण करवा पाते हैं। इसीलिए ये हो गए ना ऊने। तो जो ऊना शब्द मैंने यहाँ पर लिखा है, ये ही ऊने मंदिर होने के कारण, ऊने तालाब होने के कारण, ऊनी बावड़ियां होने के कारण इसको कहा जाता है ऊन। इसको क्या कहा जाता है? ऊन। क्लियर? अब देखो, अब यहां से आपको एक बात याद रखना है, इस वजह से ऊन को उपनाम मिलता है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको याद रखना चाहिए। और वो ये कि आपसे ये पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का कौन सा नगर बावड़ियों का नगर कहलाता है, तो मध्य प्रदेश का ऊन बावड़ियों का नगर कहलाता है। ठीक? और रटना नहीं है, चीजों को समझना है। मैंने बता दिया बावड़ियां ज्यादा है इसीलिए इसको बोला जाता है बावड़ियों का नगर। दूसरा देखो, यहां पर शासक है कौन? परमार। और खजुराहो में भी शासक है परमार। खजुराहो में परमारों ने मंदिरों का निर्माण करवाया और यहाँ भी परमारों ने क्या करवाया? मंदिरों का निर्माण करवाया। इसीलिए एक उपनाम और मिलता है इसको, और वो उपनाम है क्या? निमाड़ का खजुराहो। निमाड़ का खजुराहो। अगर आपसे ये पूछा जाए
कि निमाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है, तो निमाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है, ऊन को। कहे जाने का क्या कारण है, तो कहे जाने का कारण ये है कि जो परमार थे, इन परमारों ने जो मंदिर बनवाए हैं खजुराहो में, इन्हीं परमारों ने, अगर खजुराहो के बाद मध्य प्रदेश में कहीं पर परमार कालीन अगर हमें मंदिर मिलते हैं तो वो मंदिर मिलते हैं कहां पर, ऊन में। इसीलिए ऊन को निमाड़ का खजुराहो कहा जाता है। फिर से कहूंगा, रटना नहीं है, ये वजह है इसको क्या कहे जाने की, खजुराहो कहे जाने की, क्योंकि परमार कालीन जो मंदिर हैं उनका समूह यहाँ पर मिलता है कहां पर, ऊन में, इसलिए इसको कहा जाता है क्या, निमाड़ का खजुराहो। क्लियर। आगे देखो अगली बात, अगला देखो यहाँ पर क्या इंपोर्टेंट आपको हो सकता है, तो देखो वो ये जरूरी है कि जहां पर ये ऊन है, इस ऊन के बारे में एक और बात आपको याद रखना है कि यहाँ पर एक मंदिर है जिसका नाम है महालक्ष्मी नारायण मंदिर। क्या नाम है, महालक्ष्मी नारायण मंदिर। तो महालक्ष्मी नारायण मंदिर जो है ये भी कहां पर है, ये भी है ऊन में। महालक्ष्मी नारायण मंदिर भी कहां पर है, ऊन में। क्लियर। अब आगे देखो, अब ये तो बात हो गई किसकी, ऊन की, ये बात किसकी हो गई, ऊन की। अब हम बात करते हैं किसकी, महेश्वर की। अब हम बात करते हैं किसकी, महेश्वर की। तो देखो सबसे पहले वही बात है कि महेश्वर शब्द के बारे में चर्चा करेंगे कि महेश्वर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, तो देखो जो नाम रखा गया है महेश्वर, इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, और यहाँ पर एक वंश है जिसका नाम है वंश। क्या नाम है वंश। इस है वंश के शासक थे, और उन शासक का नाम था क्या, माहिष्मान। क्या नाम था, माहिष्मान। और जो माहिष्मान थे, इन माहिष्मान ने, यानी है वंश के माहिष्मान ने इसकी स्थापना की थी, इसीलिए इस शहर का नाम पड़ा क्या, महेश्वर। क्या नाम पड़ा, महेश्वर। तो एक ये तो बात हुई किसकी, महेश्वर की, महेश्वर नहीं सॉरी, माहिष्मती नाम पड़ा, क्योंकि इनका नाम था क्या, माहिष्मान, इसीलिए इसका नाम पड़ा क्या, माहिष्मती। अब जो प्राचीन माहिष्मती है वही वर्तमान का क्या है, महेश्वर है। वही वर्तमान का क्या है, महेश्वर है। अब यहाँ पर एक शासक थे जिनका नाम था सहस्त्रार्जुन। क्या नाम था, सहस्त्रार्जुन। जो सहस्त्रार्जुन है ये है वंश के शासक थे, और इन्होंने रावण को क्या किया था, पराजित किया था। रावण को इन्होंने क्या किया था, पराजित किया था। किन्होंने, तो हम कहेंगे कि है वंश के सहस्त्रार्जुन ने। और जो है वंश के सहस्त्रार्जुन थे, इनका जो पूरा नाम था राज राजेश्वर कीर्ति विजय सहस्त्रार्जुन। इनका पूरा नाम क्या था, राज राजेश्वर कीर्ति विजय सहस्त्रार्जुन। इन्होंने क्या किया था, रावण को पराजित किया था, और आगे चल के परशुराम जी ने इनकी क्या कर दी थी, हत्या, क्या नाम से, इनका वध कर दिया था। किसने, परशुराम जी ने। क्योंकि वध करने का कारण ये था कि क्योंकि इन्होंने इनके पिता ऋषि जमदग्नि को परेशान किया, या जो भी वजह रही हो, परशुराम जी ने इनका क्या कर दिया, वध कर दिया। तो आपसे ये पूछा जाए कि है महेश्वर किस प्राचीन क्या नाम से हम कह सकते हैं कि महेश्वर किसकी राजधानी रही, तो महेश्वर सहस्त्रार्जुन की क्या रही, प्राचीन काल में राजधानी रही। और महेश्वर का उल्लेख माहिष्मती नाम से हमें रामायण में भी मिलता है, और यहाँ के शासक ने किनको, रावण को क्या किया था, पराजित किया था। क्लियर। अब देखो अगली बात, यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण करवाया, और उस मंदिर का नाम है राज राजेश्वर। क्या नाम है, राज राजेश्वर। क्योंकि देखो मैंने पहले इसीलिए इनके नाम पर जोर दिया है कि इनका नाम क्या है, राज राजेश्वर कीर्ति विजय सहस्त्रार्जुन। इसलिए मैंने जोर दिया है क्योंकि यहाँ पर एक मंदिर है, वो मंदिर क्या है, उस मंदिर का नाम है राज राजेश्वर। ये राज राजेश्वर मंदिर इसलिए प्रसिद्ध है, ये राज राजेश्वर मंदिर, क्योंकि इसी राज राजेश्वर मंदिर में आदि गुरु शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य, एक तो है कौन, आदि गुरु शंकराचार्य, और एक है मंडन मिश्र। एक है कौन, मंडन मिश्र। तो आदि गुरु शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच क्या हुआ था, तो हम कहेंगे कि इनके बीच शास्त्रार्थ हुआ था। क्या हुआ था, शास्त्रार्थ। तो अगर पूछा जाए कि मंडन मिश्र और आदि गुरु शंकराचार्य के बीच शास्त्रार्थ कहाँ हुआ, महेश्वर में हुआ। महेश्वर में कहाँ हुआ, जिस मंदिर में हुआ वो मंदिर है कौन सा, राज राजेश्वर मंदिर। राज राजेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तो ये मंदिर है महेश्वर में। ठीक है। अगला देखो, अगली बात, जो महेश्वर है, ये महेश्वर के बारे में एक और बात क्या है कि देखो नाम से क्या पता चल रहा है, महेश्वर। नाम से क्या पता चल रहा है, महेश्वर। और महेश्वर कहते हैं भगवान शंकर को, तो ये नगर भगवान शंकर को क्या है, समर्पित रहा। भगवान शंकर को क्या है, ये समर्पित है, भगवान शंकर को समर्पित। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का कौन सा नगर भगवान शंकर को समर्पित है, तो कहेंगे महेश्वर। अब ये आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि यहाँ पर जितने अधिक से अधिक मंदिर होंगे, उनमें
प्राय वो मंदिर, ज्यादातर मंदिर किनके हैं? भगवान शंकर के ही हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि अहिलेश्वर मंदिर कहाँ है, वो भी कहाँ में? महेश्वर में। इसके बाद आपसे पूछा जाए कि जलेश्वर मंदिर कहाँ है, तो वो भी कहाँ पर है? महेश्वर में है। इसके बाद आपसे पूछा जाए कि पंडरीनाथ मंदिर कहाँ है, तो ये भी कहाँ है? महेश्वर में है। लेकिन याद रखना है कि पंडरीनाथ जो मंदिर है, ये पंडरीनाथ मंदिर भगवान शंकर का ना होकर ये भगवान विष्णु को समर्पित है। क्या? पंडरीनाथ मंदिर। तो भगवान शंकर के यहाँ पर क्या मिलते हैं? हमें अधिकतर मंदिर मिलते हैं। तो जो मैंने नाम बताए, राजराजेश्वर, अहिलेश्वर, जलेश्वर महादेव मंदिर, पुंडरीनाथ मंदिर, ये सभी मंदिर कहाँ पर है? महेश्वर में है। तो ये आपको यहाँ के धार्मिक स्थलों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अगली देखो, अगली बात ये कि जो महेश्वर है, ये महेश्वर पर एक घाट है, नर्मदा घाट। कौन सा? नर्मदा घाट। और ये जो महेश्वर का एक नर्मदा घाट है, ये नर्मदा का सबसे बड़ा घाट है, नर्मदा का सबसे बड़ा घाट। अगर पूछा जाए कि नर्मदा नदी का सबसे बड़ा घाट कहाँ पर है, तो नर्मदा नदी का सबसे बड़ा घाट है महेश्वर घाट। और ये कहाँ पर है? खरगोन में है। और खरगोन की कौन सी तहसील? महेश्वर तहसील। क्लियर? तो इतना आपको महेश्वर के बारे में याद रखना है, रह जाएगा। आगे देखो, अब हमने यहाँ पर ऊन की चर्चा कर ली है, महेश्वर की चर्चा कर ली है। अब हम आते हैं कहाँ पर? ओमकारेश्वर में। अब हम कहाँ पर आते हैं? ओमकारेश्वर में। तो सुनो जरा, ओमकारेश्वर के बारे में फिर से वही बात है कि ओमकारेश्वर का नाम ओमकारेश्वर क्यों पड़ा। अब हम पहले इसकी चर्चा कर लें। तो देखो, ओमकारेश्वर क्या है? मानधाता तहसील के अंदर एक नगर है ओमकारेश्वर। मानधाता जो है, यहाँ से नर्मदा नदी जब आती है तो दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है। एक शाखा इसकी कावेरी कहलाती है और एक शाखा नर्मदा कहलाती है। ये नर्मदा और कावेरी मानधाता से आगे निकल के क्या हो जाती है? आपस में मिल जाती है, पुनः फिर नर्मदा के नाम से प्रवाहित होती है। तो कहने का मतलब ये कि जब ये नदी नर्मदा आती है तो मानधाता पे आकर दो शाखाओं में बढ़ती है, तो एक बीच में द्वीप जैसी संरचना बन जाती है। इसीलिए इसको मानधाता द्वीप भी कहते हैं या ओमकारेश्वर द्वीप भी कहते हैं। और यहाँ पर जो इसकी संरचना, इसकी जो आकृति, जो आकार है, वो नेचुरली कैसा हो गया है? ओम के जैसा। इसलिए इसका नाम पड़ा क्या? ओमकारेश्वर। तो आपसे पूछा जाए कि ओमकारेश्वर किस नदी के तट पर है, तो है नर्मदा। और अगर ये पूछा जाए किन दो नदियों के संगम पर है, तो हम कहेंगे कावेरी और नर्मदा। लेकिन ये वो कावेरी है जो नर्मदा नदी की एक विभक्त धारा है, उसी को कहते हैं क्या? कावेरी। तो ओमकारेश्वर कावेरी और नर्मदा नदी के संगम पर बसा हुआ क्या है? एक द्वीप है। इसी पर इसकी आकृति ओम के जैसी होने की वजह से इसका नाम पड़ गया ओमकारेश्वर। क्लियर? तो ये बात हुई किसकी? ओमकारेश्वर के नाम की। अब हम ये देखते हैं कि ओमकारेश्वर जरूरी क्यों है, क्या यहाँ से कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो एग्जाम के लिए जरूरी है। पहली बात, सबसे ज्यादा फेमस क्वेश्चन तो यही बनता है कि जो मध्य पूरे भारत में जो 12 ज्योतिर्लिंग पाए जाते हैं, उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में है। एक ज्योतिर्लिंग तो क्षिप्रा नदी के तट पर है, जिसको महाकालेश्वर नाम से जाना जाता है, वो उज्जैन शहर के अंतर्गत है। और दूसरा जो ज्योतिर्लिंग है, वो ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के तट पर है, या यूं कहें कि नर्मदा और कावेरी नदी के संगम पर है। ओमकारेश्वर के पास में जितने भी मंदिर हैं, इसी के मंदिर के जस्ट पीछे, इसी नदी के संगम पर, यानी कावेरी नदी और नर्मदा नदी के संगम पर, ओमकारेश्वर मंदिर के जस्ट पीछे की तरफ एक मंदिर है, वो भी शंकर जी का मंदिर है। उसका नाम है ममलेश्वर महादेव मंदिर। तो ममलेश्वर महादेव मंदिर भी कहाँ पर है? तो वो भी ओमकारेश्वर में है। ओमकारेश्वर भी कहाँ है? तो वो भी ओमकारेश्वर में है, ओमकारेश्वर में ही है। दूसरा, ओमकारेश्वर के पास कुछ गुफाएं हैं, आदि गुरु शंकराचार्य की गुफाएं, जिन्हें शंकराचार्य की गुफाओं के नाम से जाना जाता है। ये शंकराचार्य की गुफाएं भी कहाँ पर है? ओमकारेश्वर में। दूसरा, यहाँ पर जो गुफा है, एक गुफा है जिसका नाम है काजल रानी गुफा। तो जो काजल रानी गुफा है वो भी कहाँ पर है? तो वो भी है कहाँ? ओमकारेश्वर में। दूसरा, सप्तमात्रिका गुफा अगर आपसे पूछा जाए तो सप्तमात्रिका गुफा भी कहाँ है? ओमकारेश्वर में। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि गोविंदा भगवत पाद गुफा कहाँ है, तो गोविंदा भगवत पाद गुफा भी कहाँ पर है? तो ये भी कहाँ है? ओमकारेश्वर में। ये सारे धार्मिक स्थल जहाँ है वो जगह है क्या? ओमकारेश्वर। इसलिए आप समझ सकते हैं कि ओमकारेश्वर का एक बड़ा धार्मिक क्या है? महत्व है। यहाँ ये सारे क्या है? महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हैं। इसके अलावा अगर हम और धार्मिक स्थलों की बात करें तो यहाँ पर गौरी शंकर महादेव मंदिर है, यहाँ पर एक केदारेश्वर महादेव मंदिर है। अब केदारेश्वर महादेव मंदिर के बारे में आपको याद रखना है कि जो केदारेश्वर महादेव मंदिर है ओमकारेश्वर का, इसको मध्य प्रदेश का केदारनाथ कहा जा सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कहा जा सकता है। ये इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि इसकी संरचना लगभग केदारनाथ जैसी है, इसीलिए केदारेश्वर मंदिर या कहां पर है? तो हम कहेंगे ओमकारेश्वर में, और इसको मध्य प्रदेश का केदारनाथ भी कहा जा सकता है। और ये कहां पर है? तो ये
क्या नाम से आपके ओमकारेश्वर में है। दूसरा धार्मिक अगर मंदिर की बात करें हम, तो ओमकारेश्वर के अंदर एक और धार्मिक मंदिर है जिसका नाम है का नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर। तो नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर भी कहाँ है, तो वो भी ओमकारेश्वर में है। सूरज चांद मंदिर भी कहाँ पर है, तो वो भी ओमकारेश्वर में है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है कि ये मंदिर सारे के सारे कहाँ पर हैं, ओमकारेश्वर के अंदर। धार्मिक स्थलों के बारे में मैंने आपको बताया, ये सारे के सारे कहां पर हैं, ओमकारेश्वर में है। और ओमकारेश्वर नर्मदा नदी का एक द्वीप है जो कावेरी और नर्मदा, कावेरी नर्मदा की ही एक क्या है धारा है, उन दोनों के संगम पर स्थित है क्या, ओमकारेश्वर। क्लियर है, तो ये बात हुई किसके बारे में, ओमकारेश्वर के बारे में। ठीक है, अब आगे देखो जरा, आगे यहाँ पे एक मंदिर और है, और उस मंदिर का नाम क्या है, तो उस मंदिर का नाम है क्या, जो मैं वो गौरी शंकर बोल गया, वो गौरी शंकर नहीं है, वो गौरी सोमनाथ मंदिर है। क्या है, गौरी सोमनाथ मंदिर। तो ये सारे के सारे जो मंदिर हैं, ये सारे के सारे मंदिर कहाँ पर है, ओमकारेश्वर में। तो ये इतना आपको ओमकारेश्वर के बारे में याद रखना है। और एक घाट है यहाँ पर, ठीक है, एक घाट है यहाँ पर, और उसको बोला जाता है फैंसे घाट। क्या बोला जाता है, फैंसे घाट। ये फैंसे घाट आपसे पूछा जाए कहाँ पर है, तो ये फैंसे घाट है कहाँ पर, तो खंडवा में है। खंडवा में कहाँ पर है, तो कहेंगे ये ओमकारेश्वर में है। किस नदी का घाट है, नर्मदा नदी का घाट है। क्लियर, ठीक। मुझे एक चीज और याद आ गई है, आप सुन लो जरा। यहाँ पर महेश्वर में साड़ियां प्रसिद्ध हैं जिनको कहा जाता है महेश्वरी साड़ियां। क्या कहा जाता है, महेश्वरी साड़ियां। और महेश्वरी जो साड़ियां हैं अब तो खैर दूसरे तरीके से बनाई जाने लगी हैं, लेकिन इनकी प्रसिद्धि का कारण ये था क्योंकि ये रेशम से बनाई जाती थी। और महेश्वरी साड़ियों के बनाए जाने का, या हम कहें कि इसकी जो कला है, जो इसकी आर्ट है, उस आर्ट को स्थापित करने का श्रेय जाता है अहिल्याबाई होलकर को। अहिल्याबाई होलकर कौन थी, तो अहिल्याबाई होलकर वो थी, मराठा रानी थी, मराठा साम्राज्ञी थी, और उनने महेश्वर को अपनी क्या बनाई थी, राजधानी बनाई थी। यहीं पर होलकर फोर्ट भी है। अगर पूछा जाए कि अहिल्या घाट कहाँ है, तो अहिल्या घाट यही होगा महेश्वर में, क्योंकि महेश्वर को उन्होंने क्या बनाया था, राजधानी बनाया था देवी अहिल्याबाई होलकर। तो अहिल्याबाई होलकर को श्रेय जाता है इन महेश्वरी साड़ियों का। और देवी अहिल्याबाई होलकर ने 18वीं सदी में महेश्वर को अपनी राजधानी भी बनाया था। इतनी बातें आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, चीजें क्लियर हुई होंगी। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम मालवा की क्या लोक संस्कृति है, वहाँ की चित्रकला, यहाँ के लोक नाट्य, यहाँ की शिल्प कलाएं, यहाँ के लोक नृत्य, यहाँ के लोक गीत, यहाँ की रंगोलियां, यहाँ की चित्रकलाएं, इन सब की चर्चा अगली वीडियो में करेंगे, मालवा की वीडियो में। तब तक के लिए